हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चिराग साइकोलॉजी सॉल्यूशन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और बिहेवियरिस्ट थ्योरी, व्यवहारवादी सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो स्किनर के द्वारा दी गई है। स्किनर जो है ये मूल व्यवहारवादी माने जाते हैं। इनको रेडिकल बिहेवियरिस्ट यानी मौलिक व्यवहारवादी का भी दर्जा दिया गया है। ऐसा क्यों है? वाटसन जो है वो व्यवहारवाद के जनक हैं। उन्होंने व्यवहारवाद की एक विचारधारा बनाई, वो जनक हैं। उन्होंने जो विचारधारा बनाई थी उस विचारधारा को शुरू से लेकर अंत तक जिस मनोवैज्ञानिक ने अपनाए रखा था वो स्किनर थे। हालांकि जो प्रसिद्ध व्यवहारवादी थे वो थॉर्नडाइक थे, पर थॉर्नडाइक ने व्यवहारवाद में शामिल होने से पहले वो सहचर्यवादी थे, एसोसिएनिस्ट थे। तो इनके जो अधिगम सिद्धांत है, इनकी जो विचारधारा है थॉर्नडाइक के, उनमें सहचर्यवाद कहीं ना कहीं झलकता है। तो उनको मूल व्यवहारवादी यानी रेडिकल बिहेवियरिस्ट का दर्जा नहीं दिया गया था। स्किनर ऐसे थे जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक जो व्यवहारवाद की विचारधारा थी उसको अपनाए रखा और उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसी कारण स्किनर को ध्यान में रखिएगा, मौलिक व्यवहारवादी यानी रेडिकल बिहेवियरिस्ट माना जाता है। स्किनर जो थे इन्होंने अनुबंधन का सिद्धांत दिया। इनसे पहले अनुबंधन का सिद्धांत पैवलोव ने दिया। अधिगम के दो ही ऐसे सिद्धांत हैं जो अनुबंधन से संबंधित थे। पैवलोव का पहले आया, स्किनर का उसके बाद आया। तो स्किनर ने पैवलोव की थ्योरी से अपने सिद्धांत को या अपनी विचारधारा को अलग करने के लिए इन्होंने व्यवहार को दो भागों में बांटा। दो प्रकार बताए व्यवहार के। पहला जो प्रकार था वो था रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, रिस्पोंडेंट बिहेवियर। दूसरा ऑपरेंट बिहेवियर। इन दो व्यवहारों के आधार पर स्किनर ने अपने और इनके साथ जो है पैवलोव का सिद्धांत आया था उसमें अंतर किया गया। इनकी परिभाषा देखिए, रिस्पोंडेंट बिहेवियर जो है इसे हिंदी में अनुक्रिया व्यवहार या प्रतिक्रिया व्यवहार बोला जाता है। ऑपरेंट बिहेवियर है, इसे हिंदी में क्रिया प्रसूत व्यवहार बोला जाता है। स्किनर ये कहते हैं ऐसा व्यवहार जिसकी उत्पत्ति के लिए यदि कोई उद्दीपक उत्तरदायी है तो उसको रिस्पोंडेंट बिहेवियर यानी अनुक्रिया व्यवहार बोला जाएगा। यानी ऐसे व्यवहार जिसकी उत्पत्ति किसी उद्दीपक के कारण होती है वो है रिस्पोंडेंट बिहेवियर, अनुक्रिया व्यवहार। पैवलोव की थ्योरी में देखिए, पहले पैवलोव भोजन लेकर आ रहे थे। यूसीएस क्या है? एक उद्दीपक है। इस भोजन के कारण यूसीआर यानी लार स्राव की अनुक्रिया हो रही थी। तो लार स्राव की अनुक्रिया का कारण भोजन था। जब भोजन आ रहा था तभी लार स्राव हो रही थी, यानी इस अनुक्रिया की उत्पत्ति का कारण ये उद्दीपक था। फिर इसमें इन्होंने थोड़ा और चेंज किया, पहले घंटी बजाई, फिर भोजन लाए और डॉग ने जो है वो लार स्राव की अनुक्रिया की। इसमें भी देखिए सीएस अनुबंधित उद्दीपक। अब ये भी एक उद्दीपक है, इसके कारण भी लार स्राव की अनुक्रिया हो रही थी। तो पैवलोव के एक्सपेरिमेंट में लार स्राव की जो अनुक्रिया थी उसकी उत्पत्ति का कारण भोजन और घंटी की आवाज था। तो भोजन और घंटी की आवाज दोनों उद्दीपक हैं। तो अनुक्रिया की उत्पत्ति का कारण पैवलोव की थ्योरी के हिसाब से उद्दीपक थे। इस कारण पैवलोव की थ्योरी का नाम भी रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग रखा गया, यानी अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। आजकल थ्योरी में क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन जब आते हैं तो रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। ठीक है, इसी कारण उनकी थ्योरी का नाम रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग था। अब ऑपरेंट बिहेवियर जो है हिंदी में क्रिया प्रसूत बोलते हैं। ऐसा व्यवहार
जिसके कारण वातावरण में कोई प्रभाव उत्पन्न किया जाता है उसको क्रिया प्रसूत व्यवहार बोलते हैं। या दूसरे तरीके से डिफाइन करें, क्रिया प्रसूत व्यवहार वह है जिसकी उत्पत्ति उद्दीपक के अभाव में होती है, यानी उद्दीपक के बिना होती है। तो यही ऑपरेंट कंडीशनिंग की परिभाषा है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन वह है जिसमें अनुक्रिया को आकार उसके परिणामों द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोनों में सिमिलरिटी देखिए। ऑपरेंट बिहेवियर अभी आपको बताया, जिसमें किसी अनुक्रिया या व्यवहार का उद्देश्य वातावरण में प्रभाव उत्पन्न करना होता है, यानी पहले क्या होगा, अनुक्रिया होगी, उसके कारण जो है वातावरण में प्रभाव उत्पन्न करने का मतलब पुरस्कार या दंड प्राप्त करना। अब यदि ये अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप या इस अनुक्रिया के कारण प्रभाव के रूप में पुनर्बलन मिल रहे हैं तो इस अनुक्रिया को भविष्य में दोबारा दोहराया जाएगा। यदि इस अनुक्रिया के प्रभाव के रूप में उद्दीपक के रूप में दंड मिल रहा है तो इस अनुक्रिया को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की डेफिनेशन भी यही है। पहली तो ये ऐसा व्यवहार या अनुक्रिया जिसका मूल उद्देश्य वातावरण में प्रभाव उत्पन्न करना होता है, वो क्रिया प्रसूत व्यवहार है। दूसरे तरीके से ऐसा व्यवहार जिसकी उत्पत्ति उद्दीपक के बिना होती है, यानी अनुक्रिया पहले आती है और उद्दीपक बाद में आता है। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग की देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन की परिभाषा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में इन्होंने क्या बताया, व्यक्ति के द्वारा की गई अनुक्रिया को आकार वातावरण के द्वारा प्रदान किया जाता है, या व्यक्ति द्वारा की गई अनुक्रिया को आकार उसके परिणामों द्वारा प्रदान किया जाता है। तो परिणाम क्या होते हैं, पुरस्कार या दंड। व्यक्ति ने कोई काम किया, परिणाम स्वरूप उद्दीपक के रूप में यदि पुरस्कार मिल रहा है तो ये अनुक्रिया दोबारा दोहराई जाएगी। और व्यक्ति ने कोई अनुक्रिया की और उसके परिणाम स्वरूप उद्दीपक के रूप में दंड मिल गया तो इस अनुक्रिया को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। तो दोनों में सिमिलरिटी है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन और क्रिया प्रसूत व्यवहार में। स्किनर जो है वो थॉर्नडाइक के सबसे बड़े फॉलोवर थे। वो थॉर्नडाइक को हर समय हर जगह फॉलो करते थे। उनके सिद्धांत को इन्होंने शुरू से लेकर अंत तक अच्छे ढंग से पढ़ा। और उसके बाद में थॉर्नडाइक ने जो प्रभाव का नियम दिया था, 3 नियम दिए थे, अभ्यास का, तत्परता का और प्रभाव का नियम। उनमें से जो प्रभाव का नियम था, लॉ ऑफ इफेक्ट था, उससे थॉर्नडाइक जो स्किनर है वो सर्वाधिक प्रभावित हुए और प्रभाव के नियम की विचारधारा को इन्होंने अपनाया और उसी नियम से संबंधित विचारधारा के आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन दिया। तो इस कारण जो है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट जो है, उसको आत्मा माना जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन की। क्रिया प्रसूत अनुबंधन की आत्मा या आधार जो है वो ध्यान में रखिएगा, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम है। अब कैसे है प्रभाव के नियम में थॉर्नडाइक ने क्या बताया? प्रभाव के नियम में थॉर्नडाइक ने ये बताया भी किसी भी अनुक्रिया के परिणाम ही निर्धारित करेंगे भी उस अनुक्रिया को भविष्य में दोबारा दोहराया जाएगा या नहीं दोहराया जाएगा। तो इसमें कंडीशन क्या थी? पहले कोई अनुक्रिया की जाती है, अब इस अनुक्रिया के परिणाम क्या आते हैं? ठीक है, परिणाम उद्दीपक, वो परिणाम पुरस्कार होगा तो इस अनुक्रिया को भविष्य में दोबारा दोहराया जाएगा। यदि अनुक्रिया का परिणाम दंड होगा तो उस अनुक्रिया को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। तो ये प्रभाव का नियम था। प्रभाव का नियम का मतलब किसी भी अनुक्रिया के प्रभाव क्या होते हैं या परिणाम क्या होते हैं वही निर्धारित करेंगे उस अनुक्रिया को भविष्य में दोबारा दोहराया जाता है या नहीं दोहराया जाता। स्किनर ने इसकी थोड़ी सी वर्डिंग चेंज की। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में स्किनर ने क्या बताया? किसी भी अनुक्रिया को आकार उसके परिणामों द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी पहले अनुक्रिया की, उसके परिणाम यदि
पुरस्कार के रूप में आ रहे हैं तो अनुक्रिया दोहराई जाएगी। व्यक्ति ने कोई अनुक्रिया की, परिणाम दंड के रूप में आ रहे हैं तो नहीं दोहराया जाएगा। तो दोनों की वर्डिंग अलग अलग है, स्ट्रक्चर सेम ही है। तो इसी कारण जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का आधार थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम माना जाता है। सोल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है आत्मा क्रिया प्रसूत अनुबंधन की, वो भी प्रभाव के नियम को माना जाता है। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा अनुबंधन के जो जनक हैं, फादर ऑफ कंडीशनिंग जो है अनुबंधन के पितामह, वो पेवलोव है। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन के पितामह यानी फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, वो ध्यान में रखिएगा, स्किनर नहीं है, थॉर्नडाइक है। क्योंकि इस थ्योरी का आधार जो है वो थॉर्नडाइक का ही नियम है, इसलिए फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो थॉर्नडाइक को माना जाता है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो 1938 में हुआ। तो ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था इस थ्योरी का। इसके बाद में स्किनर जो है इन्होंने सबसे ज्यादा बल पुनर्बलन पर डाला। ध्यान में रखिए पुनर्बलन सिद्धांत तो हल का है, पर जब क्वेश्चन ऐसा आए कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम में पुनर्बलन के महत्व पर सर्वाधिक प्रकाश डाला है, तो वो स्किनर होंगे। ठीक है। अब पुनर्बलन होता क्या है, इन्होंने पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट की डेफिनेशन दी कि पुनर्बलन वह है जिसके कारण या तो अनुक्रिया की गति बढ़े या जिस स्तर पर अनुक्रिया हो रही है वो स्तर बनाए रखे। तो वो सारी चीजें पुनर्बलन होगी जो अनुक्रिया की गति बढ़ा रहे हैं या जिस स्तर पर अनुक्रिया हो रही है उसको बनाए रख रहे हैं। जैसे एक मजदूर सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, शाम को उसको 300 रुपए दिए, यदि वो 300 रुपए से खुश है, संतुष्ट है, अगले दिन आएगा और सुबह से शाम तक खूब मेहनत करेगा। फिर उसको 300 दिए, फिर अगले दिन आएगा, सुबह से शाम तक वैसे ही खूब मेहनत करेगा। यानी वो 300 रुपए जो है उसके कार्य के स्तर को जो पहले दिन से शुरू हुआ वो लास्ट तक बनाए रख रहे हैं। तो 300 रुपए उसके लिए पुनर्बलन है। अब यदि मजदूरी 500 रुपए चल रही है, 300 रुपए चल रही है और काम के घंटे हैं 6, मजदूर को पहले दिन 500 रुपए दे दिया जाए तो मजदूर वही 6 घंटे की बजाय खुशी से मेहनत करेगा, 8 घंटे काम करेगा। यानी क्रिया की गति बढ़ाई, किसने बढ़ाई? 500 रुपए ने। तो वो 500 रुपए उस मजदूर के लिए पुनर्बलन है। तो ध्यान में रखिएगा पुनर्बलन वह है जो कार्य की गति को बढ़ाए और वह भी पुनर्बलन है जो जिस स्तर पर कार्य हो रहा होता है उस स्तर को बनाए रखे। अब स्किनर जो है इन्होंने पुनर्बलन के प्रकार और दंड के प्रकार दिए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं पर आ रहे हैं। तो एक टेबल में पुनर्बलन के प्रकार हम शो करते हैं और टेबल के माध्यम से ही इसको क्लियर करेंगे। डेफिनेशन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आपको अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, उदाहरण दिया होता है तो छांटना होगा, तो इसी टेबल के माध्यम से आसानी से हो जाएगा। स्किनर ने पुनर्बलन का वर्गीकरण दो तरह से किया। एक तो सकारात्मक पुनर्बलन यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दूसरा नकारात्मक पुनर्बलन यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट।
फिर इन्होंने दंड के भी दो प्रकार बताए। पहला तो दंड ही, कई बार इसको दंड को सकारात्मक दंड लिखा होता है। दंड हो या सकारात्मक दंड हो एक ही बात है, पनिशमेंट। दूसरा है नकारात्मक दंड। नेगेटिव पनिशमेंट। पहले इनकी डेफिनेशंस को देखिए। सकारात्मक पुनर्बलन की बात करते हैं। पुनर्बलन के दो प्रकार दिए हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो सकारात्मक नाम से स्पष्ट है, डेफिनेशन देखिए इसकी। सकारात्मक पुनर्बलन वह उद्दीपक है जिसकी उपस्थिति से अनुक्रिया की गति तेज होती है। फिर नकारात्मक पुनर्बलन की, नकारात्मक पुनर्बलन जिसमें उद्दीपक की अनुपस्थिति से अनुक्रिया की दर या गति तेज होती है। तो यहां देखिए पुनर्बलन का प्रकार चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, दोनों कंडीशन में अनुक्रिया की गति तेज होगी, यानी पुनर्बलन अनुक्रिया की गति को बढ़ाता है। दोनों प्रकार में, एक में उद्दीपक उपस्थित हो रहा है सकारात्मक पुनर्बलन में, और नकारात्मक पुनर्बलन में उद्दीपक हटाया जा रहा है। एग्जाम्पल देखिए सकारात्मक पुनर्बलन का। एक बच्ची को, एक छात्रा को उसके पिता के द्वारा यह बताया गया, यह बोला गया यदि वो 12th क्लास में 90% से ऊपर मार्क्स लाती है तो उसको स्कूटी दिलवाई जाएगी। ठीक है, अब स्कूटी जो है वो बच्ची के लिए सकारात्मक उद्दीपक है, तो वो सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण होगा। अब इसमें उद्दीपक उपस्थित भी किया जा रहा है, भी जैसे ही 90% लाएगी उसको स्कूटी जो उद्दीपक के रूप में सकारात्मक पुनर्बलन के रूप में काम कर रही है वो बच्ची को दी जाएगी, यानी सकारात्मक उद्दीपक उपस्थित करवाया जा रहा है। अब इस घटना के कारण बच्ची क्या करेगी, पढ़ने की गति तेज कर देगी। जो पहले 2 घंटे या 4 घंटे पढ़ रही थी वो स्कूटी के लिए 8 से 10 घंटे पढ़ने लगेगी। तो सकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक उद्दीपक की उपस्थिति होती है और इसके कारण अनुक्रिया की गति तेज होती है। अब सकारात्मक उद्दीपक जो है वो वर्बल भी हो सकता है, जैसे बच्चे ने कक्षा में टीचर के सवाल का जवाब सही दिया, टीचर ने शाबाशी दी, बच्चा खुश हुआ, अभी सबके सामने पढ़ाई हो रही है, अगले दिन और मेहनत करके आया। फिर टीचर ने उससे सवाल पूछे, उसने जवाब दिए अच्छे से, टीचर ने फिर उसकी खूब बढ़ाई की, खूब शाबाशी दी उसको, फिर बच्चा खुश हुआ। तो ये शाबाशी या बढ़ाई करना जो है ये भी वर्बल रीइंफोर्समेंट है और दोनों के दोनों सकारात्मक है। ठीक है, तो इसमें सकारात्मक पुनर्बलन में कोई काम करने के बाद सकारात्मक उद्दीपक उपस्थित करवाया जाएगा और उसके कारण जो सीखने की गति है या काम करने की गति है वो तेज होगी। नकारात्मक पुनर्बलन में देखिए उद्दीपक अनुपस्थित होता है। अब नाम नकारात्मक पुनर्बलन लिखा है तो नकारात्मक उद्दीपक होगा जो परिस्थितियों में पहले से मौजूद होगा और वो व्यक्ति की सीखने की गति या अनुक्रिया की गति को अवरुद्ध कर रहा होगा, रोक रहा होगा। जब इस नकारात्मक उद्दीपक को अनुपस्थित यानी हटाया जाएगा तो सीखने की गति तेज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ने के लिए बोला और अंधेरा कर दिया, तो अब अंधेरा एक नकारात्मक उद्दीपक है, आपको किताब में दिखाई नहीं दे रहा है तो आप सही ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। और जैसे ही इस नकारात्मक उद्दीपक यानी अंधेरे को हटाया, रोशनी करते ही आपकी जो है पढ़ने की गति या अनुक्रिया की दर तेज हो जाएगी। इसी में थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, आपको पढ़ने के लिए बोला और पास में डीजे चला दिया। अब डीजे का शोर इतना हो रहा है आप अपनी बुक पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो अनुक्रिया की गति को या सीखने की गति को या व्यवहार को जो अवरुद्ध कर रहा होता है वो नकारात्मक उद्दीपक है। यहाँ तो डीजे नकारात्मक उद्दीपक है। अब इस नकारात्मक उद्दीपक को हटाएंगे तो आपके पढ़ने की गति या व्यवहार करने की या क्रिया करने की गति अपने आप तेज हो जाएगी। तो डीजे को जैसे ही बंद किया यानी नकारात्मक उद्दीपक को हटाया, पढ़ने की गति तेज हो गई। तो दोनों में अंतर यही है, सकारात्मक में उद्दीपक उपस्थित करवाया जाता है वो सकारात्मक होता है और उसके कारण अनुक्रिया की गति तेज होती है। तो सकारात्मक उद्दीपक
कोई भी पुरस्कार हो सकता है, धन हो सकता है, ट्रॉफी हो सकती है, शाबाशी हो सकती है, या बच्चों की मनवांछित कोई भी चीज़, वो चॉकलेट हो सकती है, वो साइकिल हो सकती है, वो गाड़ी हो सकती है। तो वो सकारात्मक डिजायर्ड जो ऑब्जेक्ट होते हैं, मनवांछित जो चीज़ होती है, वो सकारात्मक उद्दीपक है। नकारात्मक पुनर्बलन में नकारात्मक उद्दीपक पहले से मौजूद होता है, वो सीखने की गति को रोक रहा होता है, अवरुद्ध कर रहा होता है। जैसे ही उसको हटाएंगे, नकारात्मक उद्दीपक को अनुपस्थित किया जाएगा, सीखने की गति या कार्य की गति वापस बढ़ जाती है। अब दंड में देखिए, दंड चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, दोनों ही परिस्थितियों में अनुक्रिया की गति मंद होती है, डिक्रीज होती है, धीमी होगी। क्योंकि स्किनर ये कहते हैं दंड के द्वारा व्यक्ति के गलत व्यवहार, रॉन्ग रिस्पॉन्सेज जो होते हैं, उनको छुड़वाया जाता है। तो दंड के द्वारा जो रॉन्ग रिस्पॉन्स यानी गलत अनुक्रियाएं होंगी, उनको छुड़ाने का काम या उनको कम करने का काम किया जाता है। वो दंड चाहे नॉर्मल यानी सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, दोनों परिस्थितियों में। अब दंड की परिभाषा देखिए, दंड वह है जिसमें किसी नकारात्मक उद्दीपक की उपस्थिति के कारण अनुक्रिया की गति मंद होती है। जैसे एक बाइक सवार है, वो हेलमेट नहीं लगा रहा है, जैसे ही उसका चालान कटा, उसके बाद में उसने हेलमेट लगाना जो है शुरू कर दिया। अब यहाँ चालान काटना जो है वो नकारात्मक दंड का उदाहरण होगा। अब इसके कारण अनुक्रिया की गति मंद क्या हो रही है, आप ध्यान में रखिएगा, पुरस्कार पुनर्बलन हो या दंड हो, दोनों का प्रभाव जब वो दिए जा रहे हैं उनसे जस्ट पहले जो अनुक्रिया होती है उस पर पड़ता है प्रभाव। जैसे जब व्यक्ति का चालान काटा गया तो वो हेलमेट न लगाने की अनुक्रिया अधिक कर रहा था, जैसे ही चालान कटा तो हेलमेट न लगाने की अनुक्रिया धीमी हो गई यानी बंद कर दी, उसने हेलमेट लगाना शुरू कर दिया। तो दंड में क्या होगा, किसी गलत व्यवहार पर यानी रॉन्ग रिस्पॉन्स पर कोई नकारात्मक उद्दीपक उपस्थित करवाया जाएगा, उसके कारण उस गलत अनुक्रिया की दर मंद हो जाएगी, धीमी होगी। नकारात्मक दंड जो होता है, इसमें एक शर्त जो है बच्चे के सामने रखी जाती है। तो यहाँ दंड भी नकारात्मक है और नकारात्मक वर्ड यूज ही किया है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये बच्चे के लिए सकारात्मक परिस्थिति होगी। जैसे एक बच्चा रोटी नहीं खा रहा है और आइसक्रीम की डिमांड कर रहा है, आइसक्रीम उसकी फेवरेट है, तो उस बच्चे को बोला गया कि यदि रोटी नहीं खाएगा तो आइसक्रीम नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब आइसक्रीम नहीं मिलेगी, इस कारण बच्चा क्या करेगा, रोटी खाना शुरू कर देगा। तो यहाँ मंद क्या हुई, जब नकारात्मक दंड की परिस्थिति पैदा की गई, उससे पहले बच्चा रोटी न खाने की अनुक्रिया अधिक कर रहा था। जैसे ही बच्चे को एक कंडीशन दी गई नकारात्मक दंड की, यदि रोटी नहीं खाएगा तो आइसक्रीम भी नहीं मिलेगी, रोटी खाएगा तो आइसक्रीम मिलेगी, तो ऐसी बात जब बच्चे के सामने कही गई तो बच्चा आइसक्रीम के लिए रोटी न खाने की अनुक्रिया कम कर देगा और रोटी खाना शुरू कर देगा। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा, दंड हो चाहे नकारात्मक दंड हो, दोनों अनुक्रिया की गति धीमी करते हैं या समाप्त करते हैं, और पुनर्बलन सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, दोनों ही अनुक्रिया की गति तेज करते हैं। अब इनको और अधिक समझने के लिए इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है। जैसे एचटेट का क्वेश्चन है भी, एक प्लेयर को उसकी खराब परफॉर्मेंस के कारण टीम से बाहर ग्राउंड पर बेंच पर बैठा दिया गया, यह उदाहरण है। अब इसमें अनुक्रिया की गति तो पता नहीं चल रही है, तो आप दूसरा तरीका अपनाओगे भी, उद्दीपक उपस्थित है या अनुपस्थित है, और वो उद्दीपक सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो इसमें क्या हुआ, खिलाड़ी ने खराब परफॉर्मेंस दी, उसके कारण उसको टीम से बाहर कर दिया गया। तो टीम से बाहर बेंच पर बिठाना जो है उसके लिए एक दंड के समान है। ठीक है, कोई अनुक्रिया की जा रही है, टीम से बाहर किया जा रहा है, बाहर बैठाया जा रहा है, यानी उद्दीपक उपस्थित करवाया जा रहा है, दंड का उदाहरण है। थोड़ा सा और एग्जाम्पल को चेंज कीजिए, इसमें देखें, एक बच्चा जो पढ़ नहीं रहा है, टीवी देख रहा है, उसकी मम्मी ने उसे बोला भी यदि टीवी बंद नहीं करेगा तो तुझे खेलने जाने नहीं दिया जाएगा, यह उदाहरण है। अब टीवी बंद न करके वो पढ़ने का यानी सही अनुक्रिया पढ़ने की नहीं कर रहा है, टीवी देख रहा है, उस कंडीशन में वो टीवी देखना गलत रिस्पॉन्स है। हालांकि टीवी भी बच्चे के लिए मनोरंजन का साधन है और खेलना भी, और बच्चे खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं।
तो इस उदाहरण में क्या एक शर्त रखी गई, कंडीशन रखी गई और दोनों उद्दीपक सकारात्मक हैं। टीवी बंद नहीं करेगा तो खेलने जाने नहीं दिया जाएगा। सेम कंडीशन है, रोटी नहीं खाएगा तो आइसक्रीम नहीं दी जाएगी। तो इसमें क्या करेगा, जैसे ही बच्चे के सामने ये कंडीशन रखी, बच्चा खेलना अधिक पसंद करता है, वो टीवी बंद करेगा, पढ़ने लगेगा ताकि उसे शाम को खेलने जाने दिया जाए। यानी जो टीवी देखने की अनुक्रिया अधिक हो रही थी, जैसे ये शर्त रखी गई, टीवी देखने की अनुक्रिया मंद या समाप्त हो गई, उसने टीवी बंद कर दिया। और उदाहरण देखिए, बच्चे को स्कूल में फर्स्ट आने पर सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, एक बच्चे या एक छात्र को कक्षा में स्कूल में फर्स्ट आने पर सम्मान समारोह में स्कूल में सम्मानित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, यह उदाहरण है। अब इसमें देखिए, बच्चे ने सकारात्मक काम किया, उसने सीखा, अच्छा रिजल्ट दिया, उस रिजल्ट के कारण उसको पुरस्कार दिया जा रहा है, रिवॉर्ड दिया जा रहा है, यानी सकारात्मक उद्दीपक उपस्थित करवाया जा रहा है। तो ये सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण होगा। अब नकारात्मक पुनर्बलन से देखिए, बैरोन का ही बुक का एग्जाम्पल है। एक महिला जिसको रात के खाने के बाद में बर्तन मांजने इरिटेट करते थे, स्ट्रेस पैदा करने वाली परिस्थिति थी। एक दिन उसके बच्चे ने अपने कपड़े गंदे कर दिए उसी टाइम, तो महिला बच्चे को नहलाने लगी और उसके हस्बैंड के द्वारा वो बर्तन साफ कर दिए गए। तो यह उदाहरण है, पूछा गया है। अब इसमें देखिए, नकारात्मक परिस्थिति क्या है, नकारात्मक उद्दीपक क्या है। पहले ही लाइन में शो कर दिया भी, रात के खाने के बाद में बर्तन मांजने महिला को इरिटेट करने वाले थे, स्ट्रेस देने वाली परिस्थिति थी, यानी वो नकारात्मक उद्दीपक थे, मौजूद थे, रोजाना बर्तन मांजने का काम चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, बच्चे ने कपड़े गंदे किए, महिला बच्चे को नहलाने लगी, तो उसके पति ने बर्तन साफ कर दिए, यानी उस नकारात्मक उद्दीपक को हटा दिया। तो यहाँ देखिए, नकारात्मक पुनर्बलन की परिभाषा आपको यही दी थी। नकारात्मक पुनर्बलन में क्या होता है, नकारात्मक उद्दीपक पहले से मौजूद होता है, तो बर्तन मांजने का काम रोजाना था, पहले से चल रहा था, नकारात्मक था। जब उसको हटाया जाता है इसमें, तो इसमें हटाया किसके द्वारा गया, उसके पति के द्वारा, उसने बर्तन साफ कर दिए। हालांकि उसके पति के लिए वो दंड समान था, पर हम महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल। अब इन दोनों में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना तो सकारात्मक पुनर्बलन में, ना नकारात्मक दंड में। सकारात्मक पुनर्बलन में तो कोई काम करने के बाद में सकारात्मक चीज मिलती है, सकारात्मक पुनर्बलन है, सिंपल एग्जाम्पल होगा। इसमें जो सबसे अलग है, कंडीशन रखी जाती है, ये नहीं करेगा तो वो नहीं करने दिया जाएगा, ऐसी परिस्थिति है सर, एक कंडीशन रखी जाती है, तो ये अपने आप में सबसे अलग है, तो इसकी पहचान भी आसानी से हो जाएगी। दिक्कत यहाँ आएगी भी उस एग्जाम्पल में वो पुरस्कार है या दंड है। तो दोनों में छंटनी करने के लिए ध्यान में रखिए, दंड में नकारात्मक उद्दीपक को मौजूद करवाया जाता है, नकारात्मक पुनर्बलन में नकारात्मक उद्दीपक जो पहले से मौजूद होता है उसको हटाया जाता है। एक ही एग्जाम्पल को देखिए, एक बच्चे ने स्कूल में अनुशासनहीनता की, उस अनुशासनहीनता के कारण टीचर ने उसको बहुत ज्यादा होमवर्क दे दिया, तो यह उदाहरण है। अब बच्चे ने अनुशासनहीनता की मतलब गलत व्यवहार किया, उस गलत व्यवहार के कारण उसको क्या किया गया, होमवर्क बहुत ज्यादा दे दिया गया, तो होमवर्क उद्दीपक है और ज्यादा है, इसलिए बच्चे के लिए नकारात्मक है, तो नकारात्मक उद्दीपक उपस्थित करवाया गया, दंड का उदाहरण है। अब इसी को भी चेंज कर दें, परिस्थिति चेंज कर दें। बच्चा घर आया और बच्चे को बहुत ज्यादा होमवर्क दिया हुआ था, बच्चे की स्ट्रेसफुल शक्ल देखकर, यानी तनावपूर्ण उसका चेहरा देखकर उसकी मम्मी ने उसका गृह कार्य कर दिया। ठीक है, इससे बच्चा खुश हुआ, तो यह उदाहरण है। अब बच्चा जब घर आया तो उसको होमवर्क मिला हुआ था बहुत ज्यादा पहले से, यानी नकारात्मक उद्दीपक जो है वो परिस्थितियों में उपस्थित था। मम्मी ने उसका होमवर्क कर दिया, तो मम्मी ने उसके नकारात्मक उद्दीपक को हटा दिया। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा, उद्दीपक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर आसानी से पहचान हो जाएगी। जब एग्जाम्पल बड़ा है, इनके आधार पर नहीं होती, तो अनुक्रिया के आधार पर हो जाएगी, गति तेज हो रही है या मंद हो रही है। ठीक है, तो ये पुनर्बलन है और पुनर्बलन के प्रकार है। एक छोटा सा क्लासिफिकेशन जो है स्किनर ने और किया था, सकारात्मक पुनर्बलन जो है इसके दो भाग कर दिए। एक तो प्राथमिक सकारात्मक पुनर्बलन, यानी प्राइमरी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट,
और दूसरा है द्वितीयक सकारात्मक पुनर्बलन यानी सेकेंडरी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। है तो दोनों ही सकारात्मक, दोनों चीजें सकारात्मक होगी बच्चे के लिए, क्योंकि सकारात्मक पुनर्बलन के प्रकार है। अंतर क्या होता है? प्राथमिक पुनर्बलन वह होते हैं जिसके द्वारा बेसिक नीड्स यानी मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उनको प्राथमिक पुनर्बलन बोला जाता है। जैसे मजदूर ने सुबह से शाम तक मजदूरी की, उस मजदूरी के बदले उसको 3 टाइम खाना और 2 टाइम नाश्ता दे दिया गया, तो मूलभूत आवश्यकता भूख और प्यास की थी, तो उसको टाइम पर भोजन और चाय मिल गई टाइम टू टाइम। दिन में 5 बार जो है 2 बार 3 बार उसने खाना खाया, 2 बार नाश्ता किया, तो उसकी शारीरिक जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति होगी। तो ये भोजन और चाय जो थी वो प्राथमिक सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। द्वितीयक सकारात्मक पुनर्बलन वे होते हैं जिनसे प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की शारीरिक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, उनको प्राथमिक उद्दीपकों में बदला जाता है, प्राथमिक पुनर्बलन में बदला जाता है। जैसे मजदूर ने सुबह से शाम तक मजदूरी की, उसको उसके बदले में 500 रुपए दे दिए। अब ये रुपए जो है वो द्वितीय पुनर्बलन है, रुपए खा के तो पेट भरेगा नहीं, उनको प्राथमिक पुनर्बलन में ये बदलेगा, यानी उनसे भोजन पानी जो है चाय वो खरीदेगा और खाएगा, अपनी जो है बेसिक नीड्स शारीरिक जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी संतुष्टि करेगा। तो ध्यान में रखिएगा, प्राथमिक पुनर्बलन प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट ही शारीरिक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। द्वितीयक सकारात्मक पुनर्बलन जो होते हैं इनसे अप्रत्यक्ष रूप से शारीरिक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। द्वितीयक पुनर्बलन को प्राथमिक में बदलकर शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो ये पुनर्बलन के प्रकार थे। पुनर्बलन और दंड के खूब सारे क्वेश्चन आते हैं इन पर, तो ध्यान में रखिएगा इनको। अब स्किनर ने जो है पुनर्बलन देने के तरीके बताए हैं, उनको रीइंफोर्समेंट शेड्यूल यानी पुनर्बलन अनुसूची बोला जाता है। कैसे कैसे कब कब किस तरह से पुनर्बलन दिया जा सकता है। स्किनर ने मूल रूप से जो पुनर्बलन के देने के तरीके थे, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन अनुसूची इनको बोला जाता है। मूल रूप से इनका वर्गीकरण किया 2 भागों में। पहला भाग जो था उसको सतत पुनर्बलन अनुसूची बोला जाता है, यानी कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। दूसरा जो प्रकार दिया उसको आंशिक पुनर्बलन अनुसूची बोला जाता है, इंग्लिश में इसको इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट शेड्यूल बोलते हैं। इनमें अंतर क्या होता है? सतत कई बार निरंतर लिखा जाता है, ठीक है, सतत लिखा जाता है। इंग्लिश में कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पहले आप ये ध्यान में रखिए, पुनर्बलन जो है वो हमेशा प्रत्येक सही अनुक्रिया को दिया जाता है और दंड गलत अनुक्रिया को। तो व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया में बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, उसमें से कुछ गलत होती है, कुछ सही होती है। जब पुनर्बलन देने की बात की जा रही है तो उनमें से जो सही अनुक्रिया होगी उन्हीं को पुनर्बलन मिलेगा। जैसे बच्चे से 10 सवाल पूछे, 10 में से उसने 4 गलत और 6 सही बताए, तो 6 बार उसको पुनर्बलन मिलेगा। तो ध्यान में रखिए, प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलन देना सतत पुनर्बलन अनुसूची या कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल बोला जाता है। आंशिक में उल्टा होता है, इंटरमिटेंट में निश्चित नहीं होता है कब पुनर्बलन दिया जाएगा, यानी कितनी सही अनुक्रियाओं के बाद पुनर्बलन दिया जाएगा। पहले दिन बच्चे ने 4 सवाल सही बताए तब उसको पुरस्कार मिला, दूसरे दिन बच्चा 6 सवाल सही बता रहा है तो भी नहीं मिल रहा, और तीसरे दिन उसने 8 सवाल बताए तब उसको पुरस्कार मिला। चौथे दिन वो वापस 3 पर आ रहा है, 3 सही बता रहा है तो भी उसको पुरस्कार दिया जा रहा है। यानी कितनी अनुक्रियाओं के बाद या कितने समय के बाद पुनर्बलन दिया जाएगा ये निश्चित नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसको आंशिक पुनर्बलन अनुसूची बोलते हैं।
आंशिक का मतलब प्रत्येक सही को नहीं, उनमें से कुछ सही अनुक्रियाओं को मिलेगा, तो वो आंशिक पुनर्बलन अनुसूची होती है। अब कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल जो है, इस पर कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं भी, जब प्राणी की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित किया जाता है तो यह निम्न में से उदाहरण है। ठीक है, किस पुनर्बलन अनुसूची का? तो सतत पुनर्बलन अनुसूची है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इनमें से दोनों बेस्ट कौन सी है? तो ये ध्यान में रखिए, सतत पुनर्बलन अनुसूची जो है वो निम्न स्तर की होती है। ठीक है, इसका स्तर जो होता है इन दोनों में से निम्न होता है, और आंशिक का स्तर जो होता है वो उच्च होता है। क्यों होता है? जब बार बार पुनर्बलन मिल रहा है, प्रत्येक सही अनुक्रिया के लिए पुनर्बलन मिल रहा है और उतनी ही मात्रा में पुनर्बलन मिल रहा है, तो धीरे धीरे उस पुनर्बलन का प्रभाव खत्म हो जाएगा। जैसे बच्चे जो है चॉकलेट खाना पसंद करते हैं, वो कोई भी काम करे, कोई भी सही काम करे, बार बार उसको आप सेम ही चॉकलेट दिए जा रहे हो, तो एक टाइम के बाद उसका मन भर जाएगा, वो उस चॉकलेट को खाना बंद कर देगा, यानी पुनर्बलन का प्रभाव समाप्त हो जाएगा सतत का। आंशिक पुनर्बलन क्यों उच्च होती है? इसमें पता नहीं होता कब पुनर्बलन मिलेगा, तो जब पता नहीं होता तो उत्सुकता या उम्मीद बनी रहती है, शायद अब मिले, शायद अब मिले, और वो कभी कभार मिलता है, इसलिए वो हमेशा मूल्यवान होता है, उसका महत्व बना रहता है, तो उससे बच्चों का मन नहीं भरता है, तो वो निरंतर काम करता है, इसलिए आंशिक पुनर्बलन अनुसूची उच्च स्तर की होती है। और इनमें क्वेश्चन ये भी आता है, जब किसी बच्चे को प्रारंभ में पहली बार कोई व्यवहार सिखाया जा रहा है, तो इन दोनों में से कौन सी पुनर्बलन अनुसूची उपयुक्त होती है? तो ये ध्यान में रखिए, जब पहली बार कोई व्यवहार सिखाया जा रहा है तो सतत पुनर्बलन अनुसूची उपयुक्त होती है। ठीक है, और जब बच्चे में थोड़ी परिपक्वता आती है तब उसके लिए आंशिक पुनर्बलन अनुसूची उपयुक्त होती है। अब इन पर तो सिंपल क्वेश्चन आता है, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, अप्लाइड क्वेश्चन आ रहे हैं, वो इंटरमिटेंट जो है आंशिक पुनर्बलन अनुसूची जो है, इसके 4 प्रकार दिए गए हैं, उन पर क्वेश्चन आते हैं। तो आंशिक पुनर्बलन अनुसूची के जो 4 प्रकार हैं, उनमें से 2 वर्गीकरण जो है वो अनुक्रियाओं के आधार पर किया गया है। और 2 वर्गीकरण जो है वो समय के आधार पर। जो अनुक्रियाओं के आधार पर वर्गीकरण है, पहला है निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची। इसको फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल यानी FR बोला जाता है। दूसरा प्रकार परिवर्त्य अनुपात पुनर्बलन अनुसूची, इसको वेरिएबल रेशियो शेड्यूल बोला जाता है। ठीक है, अनुक्रियाओं के आधार पर 2 प्रकार हैं, निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची और परिवर्त्य अनुपात पुनर्बलन अनुसूची। निश्चित अनुपात को फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल बोला जाता है FR, और परिवर्त्य अनुपात पुनर्बलन अनुसूची को वेरिएबल रेशियो शेड्यूल यानी VR बोला जाता है। दूसरा जो वर्गीकरण है समय के आधार पर किया गया है, उसमें पहला है निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची, और दूसरा है परिवर्त्य अंतराल पुनर्बलन अनुसूची। निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची को फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल बोला जाता है यानी FI। परिवर्त्य अंतराल पुनर्बलन अनुसूची को वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल बोला जाता है यानी VI। तो ये ध्यान में रखिएगा, इनमें से अंतर देखिए, जहां अनुपात लिखा है चाहे वो निश्चित हो या परिवर्त्य हो, अनुपात का संबंध अनुक्रियाओं से होता है।
समय की बात की जाती है तो अंतराल जो लिखा है, चाहे वो निश्चित हो या परिवर्त्य हो, उसका संबंध समय से होता है। अब इनमें देखिए परिभाषा, निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची में निश्चित अनुक्रियाओं की संख्या के आधार पर पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 20 अनुक्रियाएं फिक्स कर ली, जब सही 20 अनुक्रियाएं होंगी उसके बाद में पुनर्बलन होगा, तो 20वीं अनुक्रिया होते ही पुनर्बलन दे दिया, फिर 40वीं पे, फिर 60वीं, फिर 80वीं, फिर 100वीं। यानी प्रत्येक जो निश्चित अनुक्रिया होती है उसके बाद जब पुनर्बलन दिया जाता है उसको निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची बोला जाता है। परिवर्त्य अनुपात पुनर्बलन अनुसूची में क्या होता है, अनुक्रियाओं की संख्या अनिश्चित होती है, यानी अनिश्चित अनुक्रियाओं की संख्या के आधार पर पुनर्बलन दिया जाता है, उसे परिवर्त्य अनुपात पुनर्बलन अनुसूची वीआर बोलते हैं। कभी तो 5वीं सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन दे दिया, फिर उसके बाद में 7 कर रहा है जैसे 12वीं पर, फिर उसके बाद में 10 और करेगा तो 22वीं पर, फिर उसके बाद में 40वीं पर। भी निश्चित नहीं होता कब पुनर्बलन आएगा, हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है, शायद दबाए शायद दबाए, तो वो परिवर्त्य अनुपात पुनर्बलन अनुसूची होती है। अब समय के आधार पर है निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची। इसमें समय के आधार पर यानी निश्चित समय के आधार पर जब पुनर्बलन दिया जाता है उसको निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची बोला जाता है। जैसे हर 2 घंटे के बाद पुनर्बलन देना, तो 2 घंटे के बाद फिर चौथे घंटे में, फिर छठे में, फिर 8वें में, फिर 10वें में, यानी निश्चित समय जो 2 घंटे हैं जैसे ही वो पूरे होंगे पुनर्बलन दे दिया जाएगा हर 2 घंटे के बाद, तो निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची है। परिवर्त्य अंतराल पुनर्बलन अनुसूची में अनिश्चित समय के आधार पर, यानी समय निश्चित नहीं होता कब पुनर्बलन मिलेगा, तो जब अनिश्चित समय के आधार पर पुनर्बलन दिया जाता है उसको परिवर्त्य अंतराल पुनर्बलन अनुसूची बोलते हैं। कभी 2 घंटे के बाद पुनर्बलन आ रहा है, कभी 6 घंटे के बाद आ रहा है, कभी 15 घंटे के बाद आ रहा है, कभी 2 दिन के बाद आ रहा है। तो जब समय अनिश्चित होता है, अनिश्चित समय में पुनर्बलन मिलता है, वो परिवर्त्य अंतराल पुनर्बलन अनुसूची है। ठीक है, ये तो इनके डेफिनेशंस हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। एक शिक्षिका प्रत्येक सप्ताह साप्ताहिक परीक्षण के द्वारा प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करती है। यह निम्न में से उदाहरण है। भी एक शिक्षिका प्रत्येक सप्ताह साप्ताहिक परीक्षण लेती है, भी हफ्ते का एक साथ टेस्ट लेती है, उस टेस्ट में जो बच्चे फर्स्ट आते हैं उनको पुरस्कार प्रदान करती है। तो रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है वो पुरस्कार पुनर्बलन का। तो कौन सा तरीका अपनाया जा रहा है, इसमें देखिए बात की जा रही है प्रत्येक सप्ताह यानी समय की, तो ये दोनों तो अपने आप कट गए। ऑप्शन में यही चारों होते हैं आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब समय की बात की जा रही है तो निश्चित अनुपात और परिवर्त्य अनुपात कट गए, पीछे 2 बचे। अब वो समय निश्चित है या परिवर्तनशील है वो चेक करना है। तो प्रत्येक सप्ताह यानी 7 दिन का टाइम निश्चित है, प्रत्येक सप्ताह हर सप्ताह परीक्षण लिया जा रहा है और पुरस्कार दिया जा रहा है, निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची है। दूसरा एग्जांपल देखिए, एक बीमा एजेंट जब 20 व्यक्तियों के बीमा करता है तब उसको इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन दिया जाता है और हर 20 व्यक्तियों के बीमा होने पर उसे इंसेंटिव मिलता रहता है। यह उदाहरण है। अब इसमें देखिए पहले तो आपको चेक करना है इसमें समय दिया है या अनुक्रिया। इसमें 20 व्यक्तियों के बीमा करने की बात की गई है, ठीक है, यानी कोई काम या अनुक्रिया करने की बात हो रही है, तो समय वाले तो दोनों वैसे ही कट गए। अब इसमें जो अनुक्रिया की जा रही है, जो बीमे किए जा रहे हैं, वो निश्चित बीमे के बाद इंसेंटिव पुनर्बलन मिल रहा है या वो परिवर्तनशील है। तो यहाँ प्रत्येक 20 व्यक्तियों के बीमा करने के बाद में उसे इंसेंटिव मिल रहा है यानी निश्चित है, तो निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक बच्ची को उसके पापा के द्वारा कभी सोमवार को, कभी बुधवार को और कभी शनिवार को ऑफिस से आते टाइम चॉकलेट लाकर दी जाती है। यह निम्न में से उदाहरण है। तो इसमें देखिए एक तो सोमवार, बुधवार, शनिवार यानी समय की बात की जा रही है, तो अनुक्रियाओं वाले दोनों ऑप्शन कट। अब कभी सोमवार को, कभी बुधवार को और कभी शनिवार को, यानी निश्चित नहीं है किस दिन जो है उसको चॉकलेट मिलेगी, पापा किस दिन लेके आएंगे।
तो यहाँ इसमें ध्यान में रखिए परिवर्तनशील है तो ये कट जाएगा और परिवर्त्य अंतराल पुनर्बलन अनुसूची इसका उदाहरण होगा। एक और एग्जांपल देखिए, बीमा एजेंट का ही चेंज कर दें। भी एक बीमा एजेंट को प्रथम महीने पहले महीने 20 व्यक्तियों के बीमा करने पर इंसेंटिव दिया गया, दूसरे महीने उसको 35 व्यक्तियों के बीमा करने पर इंसेंटिव दिया गया और अगले महीने उसको 60 व्यक्तियों के बीमा करने पर इंसेंटिव दिया गया। यह उदाहरण है। तो वही चीजें समय और अनुक्रिया चेक करना है। तो व्यक्तियों के बीमा कर रहा है, कोई काम कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों कटे। अब अनुक्रियाओं के आधार पर दो प्रकार हैं। अब वो अनुक्रिया निश्चित है या अनिश्चित है। इंसेंटिव यानी पुनर्बलन निश्चित अनुक्रियाओं के बाद मिल रहा है या अनिश्चित अनुक्रियाओं के बाद। तो इसमें देखिए पहले 20 के बीमा किया, अगले महीने 35 के भी मिल रहा है, फिर अगले महीने 60 के भी। यानी हर बार जो है अनुक्रियाओं की संख्या या बीमा करने वाले व्यक्तियों की संख्या घट बढ़ रही है, चेंज हो रही है, यानी परिवर्त्य अनुपात पुनर्बलन अनुसूची का उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान में रखिए। सीधा सही है ऑप्शन, इसमें आपको काटने हैं। उदाहरण को ढंग से पढ़िए जो दिया गया है, फिर उसमें चेक कीजिए भी अनुक्रियाओं की बात हो रही है या समय की बात हो रही है। पुनर्बलन देने का आधार अनुक्रियाएं है या समय है। यदि समय होगा तो दोनों अनुक्रियाओं वाले उदाहरण ऑप्शन अपने आप कट जाएंगे, पीछे दो ऑप्शन बचते हैं। फिर वो चेक करना है वो समय निश्चित है या परिवर्तनशील है, चेंज हो रहा है या स्थिर है। यदि स्थिर है तो निश्चित अंतराल हो जाएगा, परिवर्त्य कट जाएगा। यदि वो समय परिवर्तित हो रहा है तो परिवर्त्य बचेगा, निश्चित कट जाएगा। तो इस हिसाब से इन क्वेश्चंस को करना है। अब एक क्वेश्चन जो है स्टेट का ही है, उसमें यह पूछा गया था कि इन चारों प्रकारों में से सबसे उच्च स्तर का पुनर्बलन देने का तरीका कौन सा है। ठीक है, पुनर्बलन देने का उच्च स्तर का तरीका इनमें से कौन सा है। तो ध्यान में रखिए, निश्चित की तो हमने बात की, थोड़े टाइम ही जब लगातार मिल रहा होता है तो थोड़े टाइम के बाद में पुनर्बलन का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो निश्चित तो दोनों नहीं है। परिवर्त्य पुनर्बलन जो होते हैं वो व्यक्ति में हमेशा उत्सुकता को बनाए रखते हैं, उम्मीद को बनाए रखते हैं कि शायद अब मिलेगा, शायद अब मिलेगा। उस कारण कार्य का स्तर जो है वो बढ़ता है या जिस स्तर पर कार्य हो रहा होता है वो स्तर बनाए रखता है। तो इनमें ध्यान में रखिए सबसे उच्च स्तर की जो है पुनर्बलन अनुसूची वो है परिवर्त्य अनुपात पुनर्बलन अनुसूची। इसके बाद में दूसरे नंबर पर परिवर्त्य अंतराल पुनर्बलन अनुसूची, तीसरे नंबर पर निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची और चौथे नंबर पर निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची। ये इनका क्रम है बढ़ते से घटते के हुए। इनके ग्राफ देखिए कैसे बनते हैं। निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची का ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। अनुक्रिया की गति बढ़ेगी एक स्तर तक, जैसे ही पुनर्बलन मिलेगा अनुक्रिया की गति डाउन हो जाएगी। फिर जैसे ही पुनर्बलन जब तक नहीं मिलेगा तो प्राप्ति के लिए वो तेज गति से काम करेगा, और जैसे ही पुनर्बलन मिला अनुक्रिया की गति या सीखने की गति डाउन हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ब्रेड की पैकेट बनाने वाला व्यक्ति है, अब अनुक्रियाओं आधारित है निश्चित अनुपात। अब उसको प्रत्येक 50 पैकेट तैयार करने पर उसकी पेमेंट एक साथ की जाती है। तो जैसे ही उसने 50 पैकेट तैयार किए उसको उन 50 पैकेट की पेमेंट मिलेगी। और पेमेंट मिल गई, पुनर्बलन मिला है, तो पुनर्बलन मिलते ही इसमें अनुक्रिया की गति तेज नहीं होती है। उसको पता है कि जैसे ही अगले 50 बनाऊंगा तो उसके बाद मिलेंगे। तो जो 50 की पेमेंट मिली है पहले वो उसका इन्वेस्टमेंट करेगा, काम करना थोड़े टाइम के लिए कम कर देगा या बंद कर देगा। तो इस कारण जो है निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची में अनुक्रिया की गति एक बार डाउन होती है। परिवर्त्य अनुपात पुनर्बलन अनुसूची जो होता है FVR, इसमें क्या होता है अनुक्रिया की गति हमेशा बढ़ती रहती है। जैसे ही शुरू हुआ काम करना उसको पता नहीं है कब मिलेगा। ठीक है, पेमेंट जो है 20 पैकेट के बाद आ रही है या 60 पैकेट के बाद उसको धन की आवश्यकता है, तो वो हमेशा काम की गति जो है वो तेज करता रहेगा। कब मिलेगा है निश्चित है। तो इस कारण जो है
परिवर्त्य अनुपात में हमेशा काम करने की गति बढ़ती ही जाती है, घटती नहीं है। निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची जो होती है इसमें ग्राफ जो बनता है ऐसे बनता है। कार्य की गति पहले तेज गति से हुई, जैसे ही पुनर्बलन मिला फिर उसके बाद में धीरे हो गई, और पुनर्बलन मिलने का टाइम आया फिर वापस तेज हो गई। जैसे सैलरी 1 तारीख को आती है, सैलरी 1 तारीख को आएगी, निश्चित है, तो उसके बाद में जैसे ही सैलरी मिली 20-25 दिन जो है वो कार्य की गति डाउन हो जाएगी। फिर लास्ट के जो 5-10 दिन बचते हैं महीने के, सैलरी आने वाला टाइम नजदीक आता है, लगता है भी कहीं सैलरी कट नहीं जाए, तो व्यक्ति जैसे ही सैलरी मिलने का या पुरस्कार मिलने का समय नजदीक आता है काम की गति वापस बढ़ा देगा। जैसे ही सैलरी मिली वर्किंग लेवल एकदम डाउन नीचे की ओर, और जब दूसरी बार मिलने का टाइम नजदीक आता है तब तक वो डाउन रहती है। जैसे ही मिलने का समय नजदीक आया ये वापस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये पुनर्बलन मिलने के टाइम कार्य की गति बढ़ने की जो कंडीशन होती है ग्राफ में, इसको स्कैल्पिंग इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, स्कैल्पिंग इफेक्ट का मतलब जैसे ही पुनर्बलन मिलने का समय नजदीक आए कार्य की गति बढ़ जाए। लास्ट जो परिवर्त्य अंतराल है इसमें क्या होता है, जिस गति से काम शुरू होता है लास्ट में वही गति बनी रहती है। ठीक है, सैलरी पता नहीं है 1 तारीख को आएगी, 5 को आएगी, 10 को आएगी, 20 को आएगी, 25 को आएगी, प्राइवेट सेक्टर में होता है। तो जिस गति से व्यक्ति ने काम करना शुरू किया, अब उसको लगता है भी बॉस उम्मीद करते हैं ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो करें, सैलरी कटे नहीं, इस कारण जिस गति से शुरू करता है उस गति को अंत तक बनाए रखता है। तो इनमें देखिए सबसे तेज गति जो है लर्निंग की वो किस ग्राफ में है, इसमें हमेशा बढ़ ही रही है। तो बेस्ट ये होगा पहले लेवल पर। इसमें भी गति शुरू से अंत तक बनी रहती है, नकारात्मक कभी नहीं होती। प्रभाव जो है पुनर्बलन का कम नहीं होता, अनुक्रिया की गति जो है वो घटती नहीं है। जिस स्तर से चल रही है वो स्तर बनाए रख रही है, यानी नेगेटिव नहीं है, तो ये दूसरे लेवल की है। अब इसमें जो है व्यक्ति ने काम किया 25 दिन, जैसे ही पुरस्कार मिला 5 दिन जो है उसने काम करना बंद कर दिया या कार्य की गति डाउन हो गई। फिर वापस 25 दिन तेज गति से काम किया और 5 दिन कम किया, यानी जो नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, कार्य की गति जो कम हो रही है उसका टाइम पीरियड कम है, इसलिए ये तीसरे लेवल की है। इसमें देखिए महीने में से 20 या 25 दिन डाउन रह रही है, 5 दिन जब सैलरी मिलनी होती है तभी बढ़ रही है। तो इसमें कार्य की गति जो है वो ज्यादा टाइम नेगेटिव रहती है, नकारात्मक रहती है, कम रहती है, और बढ़ने का टाइम कम ही है, इसलिए ये सबसे निम्न स्तर की होती है। तो क्वेश्चन इनका क्रम नहीं पूछा जाएगा, या तो सबसे उच्च स्तर या निम्न स्तर। तो सबसे उच्च स्तर परिवर्त्य अनुपात पुनर्बलन अनुसूची, और सबसे निम्न स्तर निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची। तो ये स्किनर की थ्योरी में पुनर्बलन थे। इसके अलावा पुनर्बलन से संबंधित कुछ और कंसेप्ट हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आगे जो है जल्दी जल्दी आपके लिए नई वीडियो प्रोवाइड करवाएं। बाय एवरीवन।